दोस्तों आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम मैथ्स के काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में अधिकतर आते रहते हैं। और आप अपनी तैयारी को भी चेक कर सकते हो कि हाँ, मुझे कितने क्वेश्चंस अच्छे से करने आते हैं। और मैं सभी प्रश्नों को बहुत साधारण तरीके से बताऊंगा ताकि आप एग्ज़ाम में कुछ ही समय में यानी कुछ ही सेकंड्स में सभी प्रश्नों को कर सको। तो आप वीडियो को एंड तक देखना, आपको इस वीडियो में सभी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 5% प्रति वर्ष की दर से प्रतिदिन साधारण ब्याज के रूप में 1 रुपये देने वाली राशि ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन जो है ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। और इसमें क्या कहा है, इसमें ये कहा है कि 5% तो दर है और प्रतिदिन साधारण ब्याज के रूप में हमें 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। मूलधन हमसे पूछा गया है यानी राशि हमसे पूछी गई है। तो दोस्तों साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SI बराबर PRT बटे 100। तो इसमें जो होता है SI तो होता है साधारण ब्याज, P होता है दोस्तों मूलधन, R होता है दर और T होता है समय। तो अब इसमें हमें क्या कहा है, बस आपको एक पहचान ये ध्यान रखनी है कि अगर प्रतिदिन के हिसाब से हमें कोई धनराशि मिल रही है तो ये देख लेना है कि क्वेश्चन में लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। तो इसमें तो देखो दोस्तों कोई वर्ष दिया नहीं है तो साधारण ही आपको मानना होगा। वो सन दे देता, जैसे 2012 दे देता या 2016 दे देता तो आपको 366 से गुना करनी होती, लेकिन यहाँ साधारण वर्ष है तो 1 गुना 365। हमें जो ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 365 रुपये 1 साल में। मूलधन हमसे पूछा है, दर कितनी है 5 गुना समय कितना है 1 बटे में 100 लिख देंगे। तो अब हम इस 5 से 100 को काट लेते हैं, 100 कटेगा 5 से 20 बार। अब दोस्तों 365 की 20 से गुना कर लेंगे, मूलधन हमारा आ जाएगा। तो 365 गुना 20, तो ये 1 जीरो तो हम ऐसे ही रहने देंगे। 2 पंजे 10 का 0, 2 छंग 12 और 1 13 का 3, 2 तिया 6 और 1 7। तो 7300 जो है दोस्तों हमारा इस प्रश्न का आंसर है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हो। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली और दूसरी संख्या से क्रम से 8 और 6 घटाया जाता है तो यह अनुपात 8:5 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और दूसरा तरीका एक पहचान ध्यान रखने वाला तरीका है, उससे आप इस प्रश्न को कर लोगे। तो ये कहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, यानी पहली संख्या हमारी 3 अनुपात में है और दूसरी जो है वो 2 के अनुपात में है। चलिए, तो यदि पहली और दूसरी संख्या से क्रम से 8 और 6 घटाया जाता है तो दोस्तों ये जो अनुपात होता है ना, इसमें से में से निकला हुआ होता है, यानी दोनों में से कॉमन निकला हुआ होता है। कॉमन क्या होता है, जैसे कोई संख्या 30 और 20 थी, उसमें से 10 में से आ गया या 10 कॉमन आ गया तो वो अनुपात में आ जाएगी। फिर वो एक से अलावा और किसी से नहीं कटेगी, जैसे 3 और 2 है, एक ही काट सकता है इन्हें, ये आपस में एक दूसरे से नहीं कटेगी। तो हम इस संख्या को बना लेते हैं 3x 2x, यानी ये हमारी संख्या है। जो कॉमन निकल के गया था वो हमने x मान लिया। तो अब हमारी ये संख्या बन गई। तो पहली और दूसरी संख्या से 8 और 6 घटाया जाता है, पहली में से 8 घटाया, दूसरी में से 6 घटाया, यह अनुपात 8:5 हो जाता है। तो अब हम इसकी गुना कर लेते हैं। 5 तिया 15x माइनस 5 अट्ठे 40 बराबर 8 दूनी 16x माइनस 8 छंग 48। तो ये दोस्तों 16 जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 15x माइनस 16x ये आ जाएगा हमारा 1x बराबर, जब ये 40 इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 8 घटाकर 40 में से 8। तो अब हमें संख्या पूछी है, तो संख्या क्या आती है हमारी अनुपात के रूप में, x का मान हमारा 8 आ गया, तो वो संख्या थी 3 गुना 8 बराबर 24, 3 गुना 2 बराबर 6। तो वे दोनों संख्या है दोस्तों 8 गुना 2, 24 और 16 वे दोनों संख्याएं हैं। इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो।
और जो दूसरा तरीका है इसे पहचान ध्यान रखने वाला, तो वो तरीका क्या है, तो वो तरीका है दोस्तों, आपको बस इस प्रश्न में ये ध्यान रखना है कि अगर दोनों बार दोनों संख्याओं में से घटाएगा कि संख्या कोई भी हो, या दोनों बार जोड़ेगा, तो लास्ट में माइनस होना है, और अगर एक बार जोड़ेगा और एक बार घटाएगा तो प्लस होगा। जैसे सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो अनुपात है ना, इस अनुपात की हम गुना कर लेंगे। पहले अनुपात की हम चौथे अनुपात से गुना करेंगे, 15, दूसरे की तीसरे से करेंगे, -16। ये तो दोस्तों होना ही होना है कि दोनों बार जोड़े या दोनों बार घटाए, पहला तो घटेगा ही अनुपात। अब आता है इसका, तो 8 और 6 घटाया जा रहा है, 8, दूसरा जो अनुपात दिया है हमारा उसके नीचे हम रख लेते हैं 8 और 6, इनकी आड़ाई गुना करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 8 छंग 48। तो ये क्या आ जाएगा, x बराबर 8। तो जो मैंने आपको बताया है बस ये ध्यान रखना है, ये वाले माइनस का चिन्ह का, अगर दोनों बार घटाया जाएगा और दोनों बार जोड़ा जाएगा तो यहाँ माइनस आएगा। तो अब हमारा अनुपात दिया है 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, तो ये दोनों संख्याएं हमारी आ गई। तो इस तरह से भी आप इस प्रश्न को कर सकते हो। दोस्तों जितने भी मैं आपको टाइप कराऊंगा सभी के सभी वो टाइप कराऊंगा जो अधिकतर एग्जाम में आते रहते हैं, और मैं आपको बहुत साधारण तरीके से एक एक प्रश्न को बताऊंगा जिससे आप कुछ ही सेकंड में एग्जाम में क्वेश्चन को कर सको, और कोई टाइप छूटेगा नहीं। यानी एक चैप्टर से अगर जितने भी टाइप बनने वाले हैं अधिकतर, तो मैं सभी के सभी आपको कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धनराशि पर, यह चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,305 रुपये है। उसी राशि पर समान ब्याज की दर से समान अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो इस प्रश्न को भी आप दोस्तों दो तरीके से कर सकते हो। पहला तो साधारण तरीका है और दूसरा है सक्सेसिव का तरीका। साधारण तरीका क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसमें मूलधन निकालना होगा। तो 5% दिया है, तो 5% का जो मान होता है वो होता है, अगर हम इसे प्रतिशत को हटाएंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1/20। तो ये दिया है दोस्तों 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि मूलधन कितना हो जाएगा 3 का, तो 20 और 1 21/20। इनका घन कर लेते हैं क्योंकि वर्ष दिए हैं हमें 3। ठीक है दोस्तों, तो अब ये जो 3 वर्ष दिया है, तो 21 का जो घन होता है वो होता है 9261, और 20 का घन होता है दोस्तों 8000। अब इन दोनों में से जो ब्याज है, जो कि हमारी मूलधन तो था 8000, मिश्रधन 9261 हुआ, तो हमें जो ब्याज मिलेगा दोस्तों वो 1261 रुपये का ब्याज मिलेगा। और ये 1261 का ब्याज हमें दिया किसके बराबर है, तो 6,305 रुपये के बराबर बटे 1261। मूलधन क्या है, मूलधन है 8000। तो ये जब आप काटोगे ना दोस्तों, 6,305 से 12,000 को 1261 से जब आप काटोगे तो ये 5 बार कट जाएगा, तो 5 अट्ठे 40, यानी 40,000 जो है वो हमारा मूलधन है। यहाँ तक आ गया। अब पूछा है कि साधारण ब्याज सब कुछ, तो 40,000 तो हमारा मूलधन हुआ, 5% हमें दर दी गई है क्योंकि साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT/100। 3 वर्ष दिया है बटे 100, तो ये अब हम काट लेते हैं। तो 5 तिया 15, 15 चौके 60, यानी 6,000 रुपये जो है ना दोस्तों वो हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। तो ये तो है साधारण तरीका, जो आप इस प्रश्न को इस तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका है वो हमारा सक्सेसिव का तरीका है, जिससे आप इस प्रश्न को कुछ ही सेकंड में कर सकते हो। तो दोस्तों वो तरीका क्या है कि 5 का 3 जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना दोस्तों, वो होता है 5 का 3 बराबर 15.76, और साधारण ब्याज होता है 5% का 3 वर्ष के लिए बराबर 15। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि ये जो 6,305 है इसके नीचे 1576 आना है, तो 15 की गुना होनी है, यानी 6,305 बटे 15.76 गुना 15। तो इसे आसान बनाने के लिए ना दोस्तों आप इसे सबसे पहले गुना कर लेना, क्योंकि हमें ज़्यादा आगे तक नहीं जाना है, ऑप्शन के अनुसार चलना है। ऑप्शन सब अलग अलग है, तो एक संख्या तक ही हमें भाग देनी है। तो 15 पंजे 75 का तो 5 आ गया, 15 से 0 को हम गुना करेंगे तो ये 0 आएगा, लेकिन हमारे पास 7
हासिल है तो 7 ऐसे ही लिख देंगे। 15 तिये 45 का 5, 15 छिक्का 90 और 4 94, ये हमारा आ गया। और ये दशमलव के बाद मतलब अंक के बाद दशमलव है तो 2 जीरो ये हम लगा देंगे। अब हम यहाँ से 1576 से इसे भाग देंगे तो ये मान हमारा क्या आएगा, तो ये जाएगा दोस्तों हमारा, देख लेना आप किस काट के, जैसे ऑप्शन में हमें 6 है तो 15 छिक्का 90, तो देख लेते हैं कि 6 बार हमारा कट सकता है। और 15 पंजे 75 वो बहुत नीचे हो रहा है तो 6 से देख लेते हैं। 6 छंग 36 का 6, 6 सत्ते 42, 3 45, 6 पंजे 30 और 4 34, 6 एकम 6 और 3 9। तो ये समझ लीजिए अब हमें आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा ऑप्शन में 6 एक ही ऑप्शन में है। तो बस आप यहीं से इस प्रश्न को सही कर लेना और आंसर लगा देना। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप सक्सेसिव से बहुत साधारण तरीके से इस तरह से कर सकते हो, बस आपको सक्सेसिव याद होने चाहिए। और मैं सभी के सभी सक्सेसिव आपको एक एक सवाल के रूप में करा दूंगा, बस आप सभी क्लासों को अटेंड करना। नेक्स्ट है 53, 44, 56, 49 और 52 का औसत क्या होगा। तो औसत का जो सूत्र होता है वो होता है औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये जो औसत का फॉर्मूला है दोस्तों, ये सबसे साधारण तरीका है, नहीं तो आप इसे शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो। उसमें क्या होता है कभी कभी उसे भूल जाते हैं या कन्फ्यूजन हो जाता है, ये तरीका आप भूलोगे नहीं, वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले पदों का योग, हमारे पास पद का योग कितना है, तो ये अब हम जोड़ लेते हैं। 3 और 4 7 और 6 13, 13 9 22 और 2 24 का 4 हासिल 2। 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 5 23, 23 और 2 25। पद कितने हैं हमारे पास, कुल 5 पद है, तो ये कितने बार जाएगा, 5 पंजे 25, 0 लगा देंगे और दशमलव बढ़ाकर 5 अट्ठे 40, तो 50.8 इस प्रश्न का आंसर है। तो इस तरह से भी आप इस प्रश्न को कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो सबसे पहले तो आपको एक पहचान ध्यान होनी चाहिए कि अगर भिन्न में बहुत कम अंतर है, जैसे देख लीजिए कोई ज़्यादा अंतर नहीं है और अंतर होता है जैसे 1/100 या 1/1000, तो ये बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है, इसे आप भाग देकर सॉल्व करते। लेकिन यहाँ अंतर बहुत कम है, तो इसे आपको कैसे करना है, तो इसे दोस्तों हमें करना है सबसे पहले भिन्नों का अंतर कर लेना है। तो 8 में से 8 और 19 का अंतर कितना होता है दोस्तों, 11। 22 और 9 का अंतर होता है 13। 10 और 23 का अंतर होता है 13। 11 और 24 का अंतर होता है 13। इन सभी का लैसे निकाल लेना है, तो लैसे आएगा इनका 13 गुना 11, तो 11 तिया 33, 11 कम 11 और 3 14, 143 दोस्तों इनका लैसे आ गया। अब सबसे अहम बात यह है कि बस आपको वो ऑप्शन पकड़ना है जो सबसे बड़ा ऑप्शन हो, क्योंकि सबसे बड़ी भिन्न निकालनी है। तो 143 को हम सबसे बड़ी कौन सी संख्या है जिससे भाग गुना करेंगे जो सबसे बड़ा आ जाएगा, तो 143 गुना 11, यही तो सबसे बड़ा मान आएगा। तो अब आपका आंसर है 11/24। तो इस प्रश्न को आप इस तरह से कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न समझ आ रहे हैं या हमारा कराने का तरीका समझ आ रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक करो, साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपका कोई भी डाउट हो वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों वो नाव और धारा से संबंधित प्रश्न है। तो ये प्रश्न क्या है कि एक व्यक्ति हर बार 5 घंटों में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर और धारा की दिशा में 16 किलोमीटर जाता है या तैरता है, तो धारा की गति कितनी है। तो शुद्ध नाव की जो गति होती है ना दोस्तों वो होती है b, और शुद्ध धारा की गति होती है s, ये हम मान लेते हैं। तो अब इसमें क्या क्या रहा है कि एक व्यक्ति हर बार 5 घंटे में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर, क्योंकि 4 का जो समय होता है वो होता है दूरी बटे समय, तो 4 तो हमने ऊपर लिख दिया। तो दोस्तों अब यहाँ आप सोचो कि
धारा तो इधर, कोई आदमी पानी इधर बह रहा है और कोई आदमी इधर को तैर रहा है, तो अब ये आप समझ सकते हो कि वो कम स्पीड उसकी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसे पानी इधर की ओर धकेलेगा। तो उसी प्रकार से 4 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर रहा है, तो ये कितनी स्पीड है इसकी? 0.8। और स्पीड क्या है? धारा के विपरीत, यानी b माइनस एस। ठीक है। अब धारा की दिशा 16 किलोमीटर 5 घंटे में, 5 या 15, 5 दूनी 10, b प्लस एस। अब पूछा है धारा की गति। तो धारा की गति जो होती है ना दोस्तों, वो दोनों संख्याओं को घटाकर, मतलब दोनों चालों को घटाकर b प्लस एस और b माइनस एस को घटाकर बटे 2 कर देना। तो इन्हें दोनों को घटाकर आएगा हमारा 3.2 में से अगर 0.8 घटाएंगे 2.4 बटे 2 करना है, तो 1.2 आपकी शुद्ध धारा की गति आ जाएगी। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भरता है, जबकि दूसरा नल उसी टंकी को 16 घंटे में खाली करता है। अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी? तो इस प्रश्न को भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? वो है लैसे वाला। 8 और 16, इन दोनों का लैसे आएगा दोस्तों हमारा क्या? 48। तो लैसे कैसे निकालते हैं? जैसे 8 और 16, सबसे छोटी संख्या क्या है? या फिर ऐसी संख्या मानो जो दोनों को काट दे। तो 4 हमारे पास ऐसा है जो दोनों को काट देगा। तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16। अब 2, 2 कम 2, 2 4, 2। इसे आप ऐसे मत करना दोस्तों। शॉर्ट तरीका क्या है लैसे का? वो ये है कि ये देख लीजिए कि 8 के बड़ी संख्या कौन सी है? 8 16 के पहाड़े में पूरा आ जाएगा। तो इसका लैसे जो है ना वो हमारा 16 आएगा। तो 8 और 16 का लैसा आया दोस्तों हमारा 16। 8 से 16 को काटेंगे 2 बार, 16 से 16 को काटेंगे 1 बार। अब इसने कहा है कि ये तो किसी बाल्टी में मान लो 2 लीटर पानी डल रहा है और उसी समय 1 लीटर पानी निकल जाता है, तो बचा कितना उसमें? 1 लीटर। तो उसी तरह से एक नल तो भर रहा है 2 लीटर और दूसरा 1 लीटर खाली कर रहा है। तो अब इसने पूछा है टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो 1 लीटर तो भरा जा रहा है, तो 16 बटे 1 यानी 16 घंटे में। ठीक है दोस्तों। अब इसका दूसरा तरीका क्या है? वो तरीका यह है कि जब एक आदमी तो काम करे और दूसरा काम बिगाड़े और फिर पूछे कि कितनी देर में ये भर जाएगा या कितनी देर में खाली कर देगा, यानी तो उसका क्या होता है? गुणनखंड बटे अंतर। ये ट्रिक होती है इसकी। तो गुणनखंड क्या है हमारा? 8 गुना 16 बटे अंतर कितना है? 8 का। तो 8 से 8 काटेंगे, 16 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कुछ ही सेकंड में कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यह प्रतिशतता से संबंधित प्रश्न है कि राकेश अपनी मासिक आय का 10% अपने घरेलू खर्च पर, 15% किताबों पर, 20% कपड़ों पर खर्च करता है और बाकी बचाता है। हिसाब लगाने पर उसे पता चलता है कि आखिरकार उसने 19,569 रुपए की बचत की है। तो उसकी मासिक आय बताओ। तो इसकी पहचान क्या है? बस आपको दोस्तों पहचान ध्यान रखनी है और आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। पहचान ये है कि इसमें कहीं भी इसने शेष नहीं दिया। तो जहाँ लगातार कोई आदमी खर्च करता जाए और शेष की बात ना करे, तो वहाँ सारे प्रतिशत जोड़ देना। तो सारे प्रतिशत जोड़कर हमारी कितनी आएगी? 10, 15, 25 और 20, 45। यानी 45% इसने 100 में से खर्च कर दिए। शेष कितने बचे इसके पास? 55%। और ये 55% किसके बराबर है? तो 19,569 के बराबर है 55%। अब इसने पूछा है मासिक आय, तो मासिक आय प्रतिशत में 100 ही, मतलब 100 मानी जाती है जहाँ प्रतिशत का सिस्टम हो। तो ये काट लेते हैं, 5 कम 5, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 8 शेष बचा तो 85 आ जाएगा, 11 सत्ते 77। तो ये हमारा 8 फिर शेष बचा तो 86 बन गया, तो 11 सत्ते 77। तो ये बचा हमारे पास दोस्तों 9 शेष, तो 11 9 99। ये अब हम गुना कर लेते हैं, 0 ऐसे ही लिख लेंगे। 2 9 18 का 8, 2 7 14, 15 का 5, 2 7 14 15 का 5, 2 एकम 2 और 1 3,
तो 35,580 रुपये राकेश की मासिक आय है। इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। नेक्स्ट है, दो समान बर्तनों को पानी और दूध के 3:4 और 5:3 के अनुपात में भरा जाता है। यदि इन मिश्रणों को तीसरे बर्तन में डाला जाता है तो नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात ज्ञात करो। तो दोस्तों इसकी पहचान यही है कि दो बर्तनों में अलग अलग कोई मिश्रण होंगे, फिर उन दोनों मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाएगा और फिर पूछेगा जब मिक्स हो जाएंगे दोनों बर्तनों का जो मिश्रण था कि तीसरे बर्तन में इनका अनुपात क्या है। तो इनके लिए क्या करना है, हमें अनुपात ऐसे ही लिख लेनी है, 3:4 और 5:3। अब इन दोनों को हमें जोड़ लेना है, 4 और 3 7, 5 और 3 8। इन दोनों का वैसे ले लेना है, वैसे आ गया 56, 7 से 56 जाएगा 8 बार, 8 से 56 जाएगा 7 बार। अब ये जो हमारा मान आया है बस इसकी हमें गुना कर देनी है इससे। तो 8 तिया 24, 4 अट्ठे 32, 7 पंजे 35, 7 तिया 21 और इन्हें जोड़ देना है, 4 और 5 9, 3 और 2 5, 2 और 1 3 और 3 और 2 5। तो 59:53 नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कुछ ही सेकंड में कर सकते हो। नेक्स्ट है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। यदि परिमाप 80 मीटर है तो आयत की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं लंबाई और चौड़ाई। तो एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, ठीक है। यदि आयत का परिमाप 80 मीटर है, परिमाप का फॉर्मूला होता है आयत का परिमाप बराबर 2l जमा b। तो परिमाप दिया है 80, 2l जमा b। तो ये 2 इधर चला जाएगा या यहीं से काट लो, तो l जमा b का मान जो आ गया ना दोस्तों वो हमारा 40 आ गया। तो अब अनुपात जो दिया है हमें 3:1 दिया है, तो 40/3 और 1 जोड़ेंगे 4। अब पूछा क्या है आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई कितनी है हमारे पास 3 अनुपात में, तो 4 धाम 40, 10 तिया 30। तो आयत की लंबाई जो है ना दोस्तों वो हमारी 30 मीटर है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है रेल संबंधित प्रश्न कि 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 अलग अलग स्टेशनों से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलने वाली 2 रेलगाड़ियां, जिनमें उनमें से किसी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर दूर एक दूसरे से मिलती है, तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करो। तो मैं समझाने के लिए आपको बता देता हूं, वरना आपको ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट करना है इसे कि ये जैसे 200 किलोमीटर दूरी है। अब यहां से कोई ट्रेन इस दूसरी ट्रेन से 110 किलोमीटर दूरी पर मिली। तो जब दोस्तों ये 110 चल रही तो छोटी सी बात है, मतलब जाहिर सी बात है कि दूसरी 90 चली होगी। तो अनुपात पूछा है, तो ये अनुपात कितना हो गया 11:9 इस प्रश्न का आंसर। तो आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना, आपको डायरेक्ट करना है कि जब एक रेलगाड़ी 110 चली है, 110 दूसरी कितनी चली होगी 90, तो 11:9 इस प्रश्न का सही आंसर है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो और ये अधिकतर प्रश्न जो है वो एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। नेक्स्ट, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की वृद्धि हुई और बाद में 50% की कमी हुई, उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो इस प्रश्न को ना दोस्तों आप कैसा करना है, जहां ये समझ लीजिए इस प्रश्न से संबंधित 3 से 4 प्रश्न हैं, लाभ हानि के भी संबंधित है। जैसे कोई वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य 10,000 है, तो उस वस्तु को 10% बढ़ाया जाता है, बाद में उस पर 10% की छूट दी जाती है, तो उससे लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये प्रश्न भी इससे ही संबंधित है। तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें मान कुछ भी दे हमें कोई मतलब नहीं है, बस ये है कि किसी मान में पहले बढ़ाएगा घटाएगा या बढ़ाएगा घटाएगा दोनों बार या दोनों बार घटाएगा और बाद में प्रतिशत ही पूछेगा। तो इसमें एक बार बढ़ाया दूसरी बार घटाया, तो पहली प्रतिशत को हमें वृद्धि के रूप में ऐसे लिखनी है 150। अब दूसरी प्रतिशत क्या है, वो 50% कमी है, तो 100 में से 50 जाएगा 50/100। अब जितनी भी आगे को प्रतिशत आती चली जाएगी उसे बटे 100 में जरूर करना है। पहली प्रतिशत को हम बटे 100 में नहीं करेंगे, तो ये 2 0 से हम 2 0 काट देंगे, तो ये 15 पंजे 75 हमारा मान आ गया।
तो अब यहाँ करना क्या है, अगर दोस्तों ये मान 100 से कम आए तो हानि होगी, और ये मान अगर 100 से अधिक आता तो लाभ होता। तो ये 100 से कितना कम है, तो ये 75 है ना, तो 25% हानि हुई है इस व्यक्ति को। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट 98, 28 और 112 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो, यानी जैसे। तो लघुत्तम समापवर्तक वो होता है छोटे से छोटा फैक्टर, यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो जैसे हम साधारण तरीके से ही करना दोस्तों, वो चक्कर में अगर आप पढ़ोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर लोगे। तो इसे आप ऐसी संख्या से काट दो। सबसे पहले वैसे का जो वो होता है ना, मतलब करने का तरीका, तो उसे छोटी संख्या से ही करा जाता है, अन्य आंसर गलत आएगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी संख्या है जो तीनों को एक साथ काटेगी, तो फिर आप कोई सी भी संख्या से कर लो। तो हमारे पास 14 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों के पहाड़े, मतलब 14 के पहाड़े में तीनों आता है। 14 7 98, 14 दूनी 28, 14 8 112। अब 8 2 के पहाड़े में 8 तो आ जाएगा, तो 8 तो ये हो गया और 7 ऐसे हो गया। या आप ऐसे भी ना करके, अगर एक एक ही करना है तो 2 से करना, फिर 7 ऐसे ही, 2 एकम 2, 2 चौक 8। फिर ये 7 अलग है, 4 अलग है, तो ये 7 बार जाएगा और 4 बार जाएगा। अब हमें इनकी गुना कर लेनी है। गुना करने पर क्या मान आता है तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये हम कर लेंगे गुना, 7 दूनी 14 गुना 4, 14 चौक के 56 गुना 14, तो 14 छंग 84 का 4, 14 पंजे 70 और 8 78, तो 784 इस प्रश्न का आंसर है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। और दोस्तों ये जो प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं, आपको कितने प्रश्न इनमें से पहले से आते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताया कि मुझे इतने प्रश्न पहले से आते थे या मेरे इतने प्रश्न सही है। निम्नलिखित में से वर्गमूल 841 का मान ज्ञात करो। यानी ये जो चिन्ह होता है ना दोस्तों, ये वर्गमूल का चिन्ह होता है। तो आपको अधिकतर वैसे क्या करना है कि वर्गमूल आपको याद ही कर लेने हैं, उससे आपको मैथ में बहुत तेज स्पीड प्राप्त होगी। तो जैसे 841 क्या है, तो ये 29 का वर्ग होता है, 29 841। इस तरह से आप याद कर सकते हो। सबसे अच्छा तरीका ये है याद करने का, स्पीड से आप याद करना। जैसे 29 841, 30 900, 31 961, 32 10 24। जैसे एक मोबाइल नंबर को आप याद करते हो ना दोस्तों, इस तरह से याद करना। 33 10 89, तो इस तरह से आप इसे याद कर लेना। तो अगर आपको इसे ऐसे नहीं करना, यानी अगर आपकी याद नहीं है तो आप कैसे करोगे, तो इसे आप ऐसे करना। फिर अगर याद नहीं है तो जैसे ये 841 हम ऐसे ही लिख देंगे। मैं आपको वो तरीका कराऊंगा जो एग्ज़ाम में आप भूलोगे नहीं, और बिल्कुल साधारण तरीका है। ज़्यादा शॉर्ट तरीके के चक्कर में मत पड़ना, वरना एग्ज़ाम में क्वेश्चन आप गलत करोगे और समय भी कम ही लगेगा जो मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो इसमें वर्गमूल में आपको पीछे से जोड़े बना देने हैं 2 2 के। तो एक जोड़ा तो ये हो गया। अब जोड़ा इसके पास नहीं है तो इसे एक ऐसे ही लिख लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ऐसी संख्या ढूंढो जिसका वर्ग या जिससे डबल की गुना करने पर या तो ये 8 ही आ जाए या 8 से छोटा आए, बड़ा नहीं आए। अगर हम 3 की गुना 3 से करेंगे तो वो 9 आ जाएगा। तो ये अब हम कर लेते हैं 2 से। 2 ऐसे ही लिख लेंगे, 1 2 ऊपर चढ़ा लेंगे, 1 2 यहाँ लिख लेंगे। तो 2 दूनी 4 आ गया दोस्तों। ये घटाएंगे 4 आएगा, तो ये अब हम जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। अब हमें जोड़ा उतार लेना है 41। तो अब ऑप्शन देखना है। तो ऑप्शन एक ऐसा देख लो जिसकी अंत में 1 आए। तो मान लो 29 देख लेते हैं, तो 9 लिख लेना। 9 अंत वाली संख्या लिखनी है ना, तो 9 से 9 9 81 का 1 और 8 हासिल, 9 चौक 36 और 8 44। तो ये 9 अब हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो मान आएगा ना दोस्तों, यही इस संख्या का, यानी इस संख्या का ये वर्ग है 841। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। नेक्स्ट है, 2 संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है यदि छोटी संख्या 12 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो इस प्रश्न को कैसे करना है, 2 संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। बड़ी संख्या क्या है हमारी, माई मान लेते हैं।
20% के बराबर है। अब इसमें क्या है, यदि छोटी संख्या 12 है, छोटी संख्या जो हमारी हुई मान लो वो हो गई हमारी, बड़ी संख्या जो है ना वो हमारी x है, और दोनों संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। अब इसमें क्या कहा है, यदि छोटी संख्या 12 है, x माइनस 12 बराबर x गुना 20 से 100 काटेंगे, 20 पंजे 100, 1/5, तो 5x माइनस 60 बराबर x। तो ये x इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 60। तो x का मान आ जाएगा हमारा 15, यानी बड़ी संख्या जो है ना दोस्तों वो हमारी 15 है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। बस आपको करना क्या है कि जैसे एग्जामिनर बोल रहा है प्रश्न को, उसी के अनुसार आपको प्रश्न को जमाते जाना है, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है, ए किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो ये जहां दो व्यक्ति अलग अलग काम करें फिर दोनों के लिए पूछे एक साथ, तो इसका मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा और इसे आपको मैं लैसे से भी करके दिखाऊंगा। जैसे लैसे 8 और 6 का लैसे आ गया कितना, 24, 8 या 24, 6 चौक 24। तो क्या पूछा है कि 24 तो हमारा कुल काम है, और एक आदमी दिन में, ये समझ लीजिए कि 24 जो है वो ईंटें है, एक आदमी 3 ईंट उठा रहा है डेली और एक आदमी 4 ईंट उठा रहा है। तो दोनों कितने उठाएंगे, अब जब 7 उठाएंगे, तो 24/7 का मान होता है 7 या 21, 21 सही 3/7 दिन में। अगर आपको ट्रिक से करना है तो वो क्या है कि इसमें आपको पहचान ध्यान रखनी है कि कोई व्यक्ति अलग अलग दोनों काम करेंगे, फिर दोनों व्यक्ति एक साथ के लिए पूछेगा, तो क्या करना है, गुणनखंड दोनों संख्याओं का बटे योग। तो गुणनखंड क्या है, 8 गुना 6/14, तो इसका मान हमारा 3 सही 3/7 आएगा। तो इस तरह से भी आप इस प्रश्न को ट्रिक से कर सकते हो। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी चैप्टर हैं मैथ के और जीके के, ये समझ लीजिए कि अगर किसी एक चैप्टर में 100 नहीं 200 प्रश्न बनने वाले हैं तो मैं आपको 205 कराऊंगा, और इतने साधारण तरीके से कराऊंगा। अभी तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में करा रहा हूं, बाद में आपको चैप्टर वाइज कराऊंगा कि आपने इतने साधारण तरीके से आज तक कोई प्रश्न पढ़ा नहीं होगा। बिल्कुल साधारण तरीके से समझाऊंगा, और सभी के सभी टाइप, एक बार आप मेरी सभी क्लासों को अटेंड करके देख लेना, आपको एग्जाम में इनसे बाहर कोई टाइप नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, यदि a बराबर 2 और b बराबर 3 है तो 27a प्लस 27b, 27a प्लस 27+b का मान ज्ञात करो। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इससे एक तो आपके पहाड़े की स्पीड मजबूत होगी, यानी पहाड़े आपको सवाल के रूप में ही याद हो जाएंगे। वरना ऐसा होता है आप कितने ही पहाड़े याद कर लेना, एग्जाम में आप भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि उसे आप स्पीड के साथ रट्टे से याद करते हो, क्वेश्चन के रूप में याद नहीं करते हो। तो ये क्वेश्चन जो है एक तो आपका पहाड़ा याद कराएगा और थोड़ी स्पीड वाला क्वेश्चन है। तो ए का मान जो है वो 2 है, 27 गुना 2 जमा बी का मान है 3, 27 गुना 3 बटे 27a प्लस 27+b, 27 प्लस 2 प्लस 27 प्लस 3। तो 27 दूनी कितना होता है दोस्तों, 54। 27 तिया कितना होता है, 81 बटे 27 और 2, या आप ऐसा कर लेना 27 जोड़ो, 27 दूनी 54, 3 और 2 5। तो ये अब हम जोड़ेंगे 4 और 1 5 और 8 और 5 13, 135 बटे 54 और 5 59। तो इस प्रश्न का आंसर 135:59 है। ऑप्शन ए सही आंसर है। तो इस तरह से भी आप इस प्रश्न को कर सकते हो। नेक्स्ट है, एक यात्री कार से दिल्ली से चंडीगढ़ 260 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आने जाने में लगने वाला समय ज्ञात करो। तो यहाँ जो लड़के मतलब स्टूडेंट गलत करेंगे इसे, तो इसे एक ही दूरी मान लेंगे। लेकिन दोस्तों दिल्ली से चंडीगढ़ 260 किलोमीटर है, तो इधर से गया 40 की स्पीड से, उधर से आने को भी तो बोल रहा है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 260 का डबल यानी 26 दूनी 52, 520 कुल दूरी हो जाएगी। 4 का फॉर्मूला होता है, 4 का फॉर्मूला होता है दोस्तों 4 बराबर दूरी बटे समय।
और समय का फॉर्मूला होता है, ये समझ लीजिए कि 4 बराबर दूरी बटे समय। ठीक है दोस्तों, और समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे 4। तो 520 किलोमीटर तो इसकी दूरी है। कितनी स्पीड से चल रहा है? 40 की स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो ये अब हम काट देंगे। तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, यानी 13 घंटे इस यात्री को लगेंगे। इस तरह से आप इस प्रश्न को कुछ ही सेकंड में कर सकते हो। नेक्स्ट है, दो साझेदारों ए और बी ने एक साथ मिलकर क्रम से 6000 और 8000 की पूंजी का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। उनको 5600 का लाभ हुआ, तो ए का हिस्सा कितना होगा? तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं आपको साधारण तरीका ऐसा बताऊंगा जिससे आप कुछ सेकंड में प्रश्न को कर लोगे। जैसे 3 जीरो इसमें समान है, तो ये आप काट देना। 3 जीरो से 3 जीरो, और 2 तिया 6, 2 चौक 8। सबसे पहले ये कर लेना है आपको, जो इन्होंने क्रम से निवेश किया है। अब इसमें क्या है कि इसमें समय का कोई खेल नहीं है, यानी दोनों का समय समान है। अगर इसमें महीने दे देता कि इसने 6 महीने के लिए लगाया, इसमें 8 महीने के लिए, तो ये भी हमें गुना करनी होती, लेकिन समय सेम है तो समय का कोई ज़रूरत हमें नहीं है। तो अब जो लाभ हुआ है ना, ये 5600 का, ये जो बढ़ता है ना, ये इनकी पूंजी के अनुपात में बढ़ता है। इन्होंने कितना पैसा लगाया, तो 3:7 में लगाया था, यानी कुल मिलाकर इन्होंने 7 रुपये लगाए थे, ये मान लीजिए। और ए का हिस्सा पूछा है, तो ए को कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। तो 7 अट्ठे 56, 8 तिया 24, यानी 2400 रुपये ए का हिस्सा है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कुछ ही सेकंड में कर सकते हो। नेक्स्ट है 36, 53, 50, 43, 57, 50, 40, 35, 39 और 34 का माध्य ज्ञात करो। माध्य जो होता है वो एक तरह से औसत ही होता है, और माध्य का जो फॉर्मूला होता है ना दोस्तों, वो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग क्या है वो हमें जोड़ना होगा, तो देख लेते हैं। चलो जोड़ के क्या है, तो 6 3 9, 9 3 12, 7 19, 19 5 24, 24 9 33 और 4 37, हासिल लगे 3। अब हम 3 और 5 8 और 5 13, 4 17, 5 22, 5 27, 4 31, 3 34, 3 37 और 3 कितना हुआ? 40, और 3 जो हासिल है उसे जोड़कर हुआ 43। तो 437 बटे पद कितने हैं? तो पद जो है ना दोस्तों वो 10 है, तो 10 हम नीचे लिख लेंगे। तो ये एक दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो वो लग जाएगा, जब हम जीरो हटाएंगे तो दशमलव लग जाएगा। तो 43.7 इस प्रश्न का आंसर है। इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। नेक्स्ट, किसी राशि पर y वर्षों के लिए y प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज y रुपए होगा, तो मूलधन ज्ञात करो। तो वही फॉर्मूला साधारण ब्याज का, SI बराबर PRT बटे 100। साधारण ब्याज दिया है हमें y, P पूछा है, R दी है 5%, सॉरी दोस्तों y प्रतिशत, समय कितना है y बटे 100, प्रतिशत हटाने के लिए, तो ये y से y हट जाएगा, कट जाएगा। तो ये हमारा मान आ जाएगा दोस्तों P बराबर 100 बटे y। तो P बराबर 100 बटे y इस प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट है 225 अनुपात 144 का वर्गमूल अनुपात ज्ञात करो। तो अगर आपको इनके वर्गमूल पता है, यानी कि ये किसके वर्ग होते हैं, तो आप इससे कुछ सेकंड में कर लोगे। जैसे 225 तो हुआ 15 का वर्ग और 144 हुआ 12 का, तो 15.12 इस प्रश्न का आंसर है। और अगर आपको ये पता नहीं है तो वही तरीका जो मैंने आपको बताया था उसी तरह से आप इसके वर्ग निकाल लेना। तो 2 से अगर आपको 2 से गुना करनी होगी तो 2 दूना 4 आएगा, तो 1 से कर लेते हैं 1 1 1 और 1 2, 1 ऐसे ही लिख लेंगे, 1 घटा जाएगा और 2 25 हम ऐसे ही उतार लेंगे, यानी जोड़ा उतार लेंगे। तो ये अब हम ऐसी संख्या ढूंढो जो अंत में 5 आए। तो अंत में 5 किसके पास आता है, तो 5 से ही आता है। तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 12, तो यहाँ हम 5 लिख लेंगे। तो इस तरह से आप 144 का भी वर्गमूल निकाल लेना।
नेक्स्ट है 1,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसे दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका तो सक्सेसिव है, 5 का 2 होता है 10 25, तो 1,000 बटे 100 गुना 10.25, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 10 25 ऐसे ही लिख लेंगे, 1 जीरो हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो अब क्या है, 2 अंकों के बाद दशमलव था, तो 2 अंकों के बाद दशमलव, तो इसका जो ब्याज आएगा 102.50 आएगा। तो ये तो है कुछ ही सेकंड का तरीका, लेकिन इसके लिए आपको सक्सेसिव याद करना होगा। और दूसरा जो है ना दोस्तों, वो तरीका वही है जो मैंने आपको अभी बताया था। 5% का मान होता है 1/20, 2 बार में पूछा है, तो 21/20, इन दोनों का वर्ग करेंगे। 21 का वर्ग होता है 441, 20 का होता है 400। ब्याज कितना है, तो 1,000 तो हमें मूलधन दिया है बटे 400, और ब्याज जो है ना वो है हमारा 41। तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 5 को काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 गुना 41, तो 25 कम 25 का 5, और 25 चौक का 100, और 2 102। एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ हम एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 102.5 इस प्रश्न का आंसर है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है या हमारा क्वेश्चन पसंद आ रहा है, तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट, एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 9/11वें भाग पर बेचने पर एक व्यापारी को 10% की हानि होती है। यदि वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 5% कम पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसने दोस्तों क्या कहा है, जहां आपको यह दिखाई देना भिन्न के रूप में मान और विक्रय मूल्य का मान दिखाई दे, तो इसे आप साधारण बनाने के लिए 0 लगा देना, जैसे 90/11। तो इसने क्या किया है अब जा, तो ये जो था ना 90/110, ये तो था वास्तविक मूल्य, और ये था दोस्तों जिस पे उन्होंने बेचा, यानी सस्ते पे बेच दिया, बाद का मूल्य, ये समझ लीजिए। अब ये क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी को 10% की हानि होती है यदि वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य से 5% कम पर बेचा जाए। तो इसका वास्तविक मूल्य है 110, और इसका 5% कम क्या होगा, तो 110 गुना 5% कम 95/100। तो ये हम 1 जीरो से 1 जीरो काट देते हैं, 95 काटेंगे 5 से, 19 बार जाएगा, और 10 जाएगा 2 बार, 19 कम 19 का 9, 19 कम 19, और 1 20/2, तो ये आ जाएगा 2 कम 2 0, 2 चौक 8, और 2 पंजे 10, यानी 104.5 वास्तविक मूल्य से 5% कम मान है। तो इसकी यहाँ ट्रिक आप यूज कर लेना, जिससे आप इसे बहुत साधारण तरीके से कर सको। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक ये प्रश्न ऐसे भी बनता है कि एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। यदि यह व्यक्ति इस वस्तु को 600 रुपये में बेचे तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो यही बन रहा है अब जा कि एक वस्तु को 90 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। यदि वह व्यक्ति इस वस्तु को 104.5 में बेचे तो उसे कितना लाभ या लाभ प्रतिशत होगा। तो इसकी ट्रिक क्या है, सेकंड मूल्य बटे फर्स्ट मूल्य गुना प्रतिशत। तो अब हमारा मूल्य क्या है सेकंड, तो सेकंड मूल्य जो है ना दोस्तों वो है 104.5 बटे फर्स्ट मूल्य है 90, प्रतिशत क्या है, प्रतिशत जो है ना दोस्तों वो है 10% हानि यानी 90। तो इस 90 से हम ये 90 काट लेंगे, तो 104.5 ये हमारा आ गया। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये जो मतलब इस वाले प्रश्न में आपको करना क्या है, अगर ये 100 से ऊपर चला जाए ना दोस्तों तो यहाँ लाभ होगा, 100 से कम आ जाए तो हानि होगी। तो ये कितना ऊपर है 100 से, 4.5। तो इस प्रश्न का आंसर है 4.5% लाभ हुआ। नेक्स्ट, 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात करो। तो गुणक के औसत का जो ट्रिक होती है ना वो होती है कि संख्या गुना गुणक प्लस 1/,
2, संख्या हमें दी है 8, गुना गुना कितने हैं 20 प्लस 1 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा बटे 2, 2 चौक 8, 21 चौक 84। तो 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत जो है ना दोस्तों वो है 84। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अनुपातों को घटते क्रम में लगाए तो कौन सी संख्या आखिरी होगी। घटता क्रम क्या होता है, यानी अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे। तो आपको मैंने बताया था, पीछे बताया है कि सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कर लो और सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कर लो, इस तरह से। तो इसमें हमें जो क्या करना है, सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करनी है, क्योंकि घटते क्रम में लेकर इसने सबसे आखिरी संख्या पूछी है। तो वही मान 11 और 14 का अंतर 3, 17 21 का अंतर 4, 5 7 का अंतर 2 और 3 2 का अंतर 1। लैसे आ जाएगा 3 4 2 1 का लैसे दोस्तों इनका 3 4 2 1। मैं आपको करके बता दूं, वरना डायरेक्ट तो 12 इसका लैसे आता। 2 से करेंगे तो 3 ऐसे ही, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 1। अब ये 3 ऐसे लिख देंगे, 2 ऐसे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 इसका दोस्तों हमारा लैसे आ गया। तो सबसे छोटा अंश किसके पास है, तो सबसे छोटा अंश जो है ना 2:3 है। जब भी तो 12 आएगा, 12 दूनी 24 आ जाएगा। अगर 5 से करेंगे 12 पंजे 60, 12 की 11 से करेंगे और इससे बड़ा आएगा, और 12 की 17 से करेंगे तो सबसे बड़ा आएगा। तो सबसे छोटा पूछा है तो 2:3 है, और सबसे बड़ा पूछता ना दोस्तों तो 17:21 होता। इस प्रश्न को आप इस तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट, एक नाव 56 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 392 किलोमीटर जाती है। वो 66 घंटों में 594 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है। शांत जल में नाव की गति ज्ञात करो। यानी शुद्ध नाव की जो चाल होती है वो बी होती है, शुद्ध धारा की चाल होती है वो एस होती है। तो ये एस हमसे पूछा है, यानी शुद्ध पूछा है शांत जल में। तो दूरी कितनी है 392 किलोमीटर, 56 घंटे में जा रहा है। तो चाल कितनी होगी ये अब हम काट लेते हैं। तो ये काट लेते हैं दोस्तों, 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। तो 28 से 196 को काट कर देख लेते हैं। 7 बार कट जाएगा, 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14 और 5 19। हाँ, 7 बार ये कट गया। 7 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, धारा की विपरीत दिशा में, यानी बी माइनस एस। ये क्या है कि शांत जल में अगर होती ना, तो मतलब धारा की ये जो चाल आ रही है, ये धारा ने घटा रखी है चाल, बी से ऊपर आ रही, कम आ रही है शांत जल वाली से भी। अब दूसरी क्या है 594, कितने घंटे में चला, 66 घंटे में। तो ये अब हम 11 से काट लेते हैं, 11 पंजे 55, 11 चौक 44 बटे 11 छंग 66, 6 नम 54, 9 बी प्लस एस। ये जो है ये धारा जोड़कर आ रही है। तो अब हम ये जो 7 आया है, ये तो धारा ने चाल को घटा रखा है, ये बढ़ा रखा है। तो वो शुद्ध चाल कौन सी है जो हमें पूछनी है, मतलब बतानी है। तो शुद्ध चाल जो है, तो नाव की जो चाल निकलेगी ना दोस्तों, वो निकलेगी दोनों को जोड़कर बटे 2। तो दोनों को जोड़कर क्या आएगा, 9 7 16 बटे 2, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो नाव की चाल है। तो इस प्रश्न का आंसर है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर पूछ लेता धारा की गति, तो धारा की क्या आता, 9 7 घटाकर 2 बटे 1 आ जाता। देख लीजिए, आप शुद्ध कर लीजिए। तो 1 तो है हमारी धारा की गति शुद्ध, और नाव की गति है 8। तो जब हम धारा के विपरीत चल रहे हैं, तो धारा ने 1 किलोमीटर घटा दिया उसे, तो आ गया 7। और जब धारा के साथ चल रहे हैं, तो एक धारा भी जोड़कर चल रही है, व्यक्ति को तेज चला रही है, तो 8 में से 1 जोड़कर आ गया 9। तो इस तरह से आप प्रश्न को कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी उसी टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं तो कितने घंटे में टैंक का आधा हिस्सा भर जाएगा। यानी 2 व्यक्ति अलग अलग काम कर रहे हैं, फिर एक साथ काम करने के लिए बोल रहे हैं, यानी एक तो भर रहा है, एक खाली कर रहा है, तो एक साथ तो काम कर रहे हैं। फिर दोनों को कह दिया कि तो एक साथ लग जाओ। तो फिर कहा है कि जो काम है ना उसका आधा हिस्सा कितनी देर में खत्म होगा। तो इसे आप 2 तरीके से कर सकते हो।
पहला तरीका क्या है? पहला तरीका वही लैसे वाला तरीका है, 12 और 20। इनका लैसे आएगा दोस्तों 60। 12 पंजे 60 और 20 तिया 60। तो 5 भरा जा रहा है, 3 खाली हो रहा है, तो काम कितना हो रहा है दोस्तों? 2। और अब इसने कहा है कि काम का आधा हिस्सा यानी टैंक का आधा हिस्सा, आधा ही कितना होगा? 30। तो 30/2 बराबर 15। इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है वो आप डायरेक्ट कर लेना, जो मैंने आपको बताया था कि एक तो काम करेगा दूसरा बिगाड़ेगा। तो गुणनखंड बटे अंतर। गुणनखंड क्या है? 12 गुना 20। अंतर कितना है? 8 का। तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 2 10। तो दोनों मिलकर जो मतलब ये टैंक जो भरेगा ना दोस्तों, अगर दोनों लगेंगे तो 30 घंटे में भरेगा फुल टैंक। और हमसे पूछा क्या है? आधा टैंक, तो इसे आधा कर देना बस यहीं, तो सही आंसर आ जाएगा यहीं 15 घंटे में ये टैंक भर जाएगा। नेक्स्ट 45,000 के 60% के 45% के 40% के 15% का मान क्या है? तो इसे आपको कैसे करना है? तो 45,000 तो हमें ऐसे ही लिख देना है। 60% का मान होता है 20 तिया 60, 20 पंजे 100। 45% का मान होता है ना दोस्तों, क्या होता है? 5 नम 45 और 100 कटेगा 20 बार। 40%, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। 15% का मान होता है 5 तिया 15/20। तो अब हम क्या करेंगे कि 5 नम 45, 9,000। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। 5 दूनी 10 और 90, 10 नब्बे 90। 9 काट देंगे तो 9 गुना 2 गुना 3। 9 का वर्ग क्या तो होता है? 81। 3 का वर्ग होता है 9 गुना 2। तो ये दोस्तों आ गया हमारा 9 का घन होता है 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 729 गुना 2। दोस्तों थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। 45,000 गुना 20 तिया 60, 20 पंजे 100। 5 नम 45, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। 5 तिया 15, 5 दूनी 10। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो हमारा यहाँ कट जाएगा। 1 2 से 1 2 ये कट गया। 5 नम 45, 2 से कट गया हमारा 45 बार। 5 नम 45, तो ये मान आ जाएगा 9 गुना 3 गुना 9 गुना 3। यानी 9 का जो वर्ग होता है वो 81 होता है, 3 का वर्ग होता है 9। तो ये अब ये समझ लीजिए कि जो 9 का घन हो गया, या गुना कर लीजिए 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। तो 729 इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है 25 लीटर वाले मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। इसमें 3 लीटर पानी और मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात बताओ। यानी क्या होगा कि एक आपको शुद्ध मिश्रण दिया जाएगा, कोई बर्तन कि 25 लीटर का मिश्रण है या 50 लीटर का मिश्रण कुछ भी, और उसमें दोनों का अनुपात दिया जाएगा, फिर उसमें एक चीज़ मिलाई जाएगी। तो हमें करना क्या है? इसमें हमें करना है कि 25 लीटर वाले मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है, तो दोनों को हमें निकाल लेना है कितना कितना मिश्रण है, पानी और मतलब मिश्रण में पानी और अम्ल कितना कितना है। तो 25 तो है टोटल, 4:1 कुल कितना हुआ? 5 गुना 4, 5 पंजे 25। यानी 20 तो हमारा आ गया दोस्तों, क्या आ गया? अम्ल। और जब 20 अम्ल आ गया तो ये तो साफ आपको यही दिख रहा है कि 5 हमारा क्या है? पानी है। अब इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है। जब 3 और मिल जाएगा 5 में तो पानी हो जाएगा अब जब हमारा 8। तो ये अनुपात 20/8 यानी 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 5:2 इस प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक व्यक्ति को कितनी देर में पार कर जाएगी? तो दोस्तों इसमें हमें करना क्या है? ये जो है ना, ये सेकंड है, क्योंकि व्यक्ति को जो पार करेगी ट्रेन
वो सेकंड में ही पार करेगी। यानी खुद की दूरी, व्यक्ति की जो दूरी होती है ना, ये समझ लीजिए कि उसकी खुद की दूरी होती है, तो व्यक्ति की कोई दूरी हमें माननी नहीं होगी, व्यक्ति और खंबे की। तो क्या है, 4 बराबर दूरी बटे समय। तो 4 जो दी है वो दी है हमें किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन दूरी कितनी है, वो मीटर में है, तो हमें छोटे के हिसाब से चलना है और ऑप्शन भी छोटे में ही है। तो 300 मीटर है ना दोस्तों, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। छोटा बनाने के लिए मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुना करेंगे बटे 300/t। अगर प्लेटफॉर्म को कहता ना, तो प्लेटफॉर्म की हमें दूरी माननी होती, जो प्लस में टी की जाती है, लेकिन व्यक्ति और खंबे की कोई लंबाई नहीं होती है। 18 चौक 72, 4 पंजे 20, 20 से 300 को काटेंगे ना, तो 1 जीरो तो यहीं कट जाएगा और 2 बचा, तो ये आ जाएगा हमारा 15 सेकंड इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, यदि उनका में से 6 है तो उनका लैसे ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसका एक तरीका सूत्र भी होता है, मैं बिना सूत्र के भी आपको इसे बताऊंगा। तो सूत्र यह होता है कि जैसे लैसे गुना में से बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो लैसे क्या है, हमसे पूछा है, में से क्या है 6, 6 बराबर दो संख्याओं का दोनों का गुणनखंड कितना है 216। तो लैसे हो जाएगा हमारा 216/6, तो ये कितना आ जाएगा 36, 18 और 6 छंग 36, तो लैसे आ जाएगा दोस्तों 36 इस प्रश्न का आंसर। लेकिन अगर आपको इसे ऐसे नहीं करना, तो इसे आपको थोड़ी पहचान ध्यान रखनी है। वो क्या है पहचान, कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 216 है, और गुणनफल का मतलब होता है कि दोनों संख्याओं की जो गुना है वो 216 है, और उनका कॉमन जो समान संख्या है जो उन्हें काटेगी वो 6 है। तो 216 ऐसे ही लिख लो और 6 नीचे लिख लो। तो जब हमने कॉमन निकाल दिया इन दोनों संख्याओं में से, तो हमारी जो दो संख्याओं का गुणनफल आएगा ना, उनका फिर 36 आएगा। तो वही जो होता है ना दोस्तों, वो गुणनफल ही इनका लैसे होगा। नेक्स्ट है 10,201 का वर्गमूल कितना है। तो अगर आपको ये याद है तो 101 का वर्गमूल वर्ग जो होता है ना दोस्तों, वो 10,201 होता है। लेकिन अगर याद नहीं है तो इसे आप उसी तरीके से करना, 10,201 जोड़े बना देना 2, 2, 1, 1 से 1 को कर देना, 1 आ जाएगा, ये हमारा 2 आ जाएगा, 1, तो ये घटकर 0 आ जाएगा। तो हमें करना क्या है, एक जोड़ा उतार लेना है। लेकिन एक जोड़े से हमारा काम नहीं चल रहा, तो जब हम दूसरा जोड़ा उतारेंगे तो ये 0 हमें ऊपर लिखना होगा। तो अब हम दूसरा जोड़ा लिख देते हैं। तो अब हमें करना क्या है, तो ये 0 हमें यहां भी लगाना होगा। तो ये 0 लग गया, तो अब हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसके बाद में 1 आ जाए। तो 1 या तो 9 के बाद आता है या आता है 1 के बाद। तो 9 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 1 से देख लेते हैं। तो 1 से 1 करेंगे तो 1 की कम 1, 0, 1 और 2, ये 2 हम यहाँ 1 यहाँ लिख लेंगे। तो ये 101 का दोस्तों क्या है, ये वर्ग है। नेक्स्ट, किसी संख्या को 144 से भाग देने पर शेषफल 80 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 14 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। तो ये मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, यानी इसका मेथड भी समझाऊंगा और इसकी ट्रिक भी समझाऊंगा। तो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक तो ये है दोस्तों, ये जो कहेगा ना कि किसी संख्या को 144 से भाग देने पर शेषफल 80 बचता है, उसी संख्या को 14 से भाग दे तो क्या शेषफल बचेगा। तो ये जो ये आया है ना शेष, इसे बस हमें अंतिम संख्या से भाग दे देनी है। तो 14 से 80 को भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 14 छंग 84 होता है। लेकिन दोस्तों हमें कितना करना है, 14 पंजे 70, तो ये अब आ गया 10 शेष। ठीक हो, या तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर लेना। और इसे समझाने के लिए बताऊं आपको मैं क्या कैसे आया है ये, जैसे कोई भी एक संख्या मान लो जो 144 से भाग देने पर 80 शेषफल दे, तो वो संख्या क्या होगी, 144 से बड़ी ही होगी। तो 144 जमा 80 ऐसे देख लेते हैं, 4, 4 और 8 12 का 2 और 1 और 1 2, यानी कोई संख्या हमारी 224 है, उसे हमने 144 से भाग दी। 144 से जब हम 124 को भाग देंगे तो 114, 0, 2
12 में से 4 8, 80 शेष आ गया दोस्तों। तो अब इसने कहा है कि उसी संख्या को 14 से भाग देंगे, यानी 244 जो है इसे अगर हम 14 से भाग देंगे तो क्या शेष आएगा? 14 कम 14, 24 में से 14 जाएगा 10 और 4। तो अब हम 14 से 104 को, 14 अट्ठे 112, 14 सत्ते 98, 14 में से 8 जो आएगा। तो दोस्तों 224 को जब हम 14 से भाग देंगे तो 14 ही कम 14, 22 में से 14 जाएगा तो ये बचेगा हमारा 8 और 84। अब हम लिख लेते हैं दोस्तों, 144 मान लो से हमें भाग देनी है, 80 शेष आएगा। तो वो संख्या क्या हुई? 144 और 80, 4 4 ऐसे ही लिख लेंगे, 8 और 4 12 का 2, 1 और 1 2, 224 हमारी वो संख्या है। तो इसे अब जब हम 14 से भाग देंगे तो 14 से भाग जब हम देंगे, 14 ही कम 14, 12 में से 4 जाएगा 8 आएगा, दोस्तों आप इस प्रश्न को ट्रिक से ही कर लेना, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राम किसी काम को 8 दिनों में करता है, पवन उसी काम को 10 दिनों में करता है। अगर वे दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक करते हैं तो काम का बचा हुआ भाग कितना होगा? तो राम तो 8 दिन में कर रहा है, पवन कर रहा है 10 दिन में, तो वो टोटल काम कितना है? इन दोनों का वैसे है 40, 8 पंजे 40, 10 चौक 40। तो दोस्तों अगर वे दोनों मिलकर 3 दिनों तक काम करते हैं, यानी 5 जमा 4 9 गुना 3, तो इन्होंने कितना काम कर दिया? 27 काम इन्होंने कर दिया। तो काम का बचा हुआ भाग कितना है? तो 27 काम कर दिया, 40 कुल काम था, तो बचा हुआ भाग है 13, 13 बटे 40। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, एक ट्रेन दिल्ली से अमृतसर तक 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और 86 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। यदि कुल यात्रा में 170 घंटे लगते हैं तो दिल्ली और अमृतसर के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो दोस्तों इस प्रश्न को आपको कैसे ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति या कोई ट्रेन एक साइड से जाएगी, दूसरी साइड से आएगी और आने जाने में कुल समय उसे लगेगा। तो इसकी ट्रिक क्या है? S1 गुना S2 बटे S1 प्लस माइनस S2 गुना कुल समय। तो पहली चाल क्या थी? पहली चाल थी हमारी 84, दूसरी चाल थी 86 बटे एक साइड से गया है दूसरी से आया है तो जुड़ेगा। अगर दोनों साइड से जाता और दोनों साइड से ही आता तो माइनस होता, तो जुड़कर कितना आ जाएगा? 4 और 6 10, 8 8 16 1 17, 170 गुना 170। तो 170 से 170 कट जाएगा, 84 और 86 की गुना आपको करनी है। तो 84 और 86 की गुना क्या आएगी दोस्तों? ये आएगी 7224। तो 7224 कुल दिल्ली और अमृतसर के बीच की दूरी है। आप इस तरह से इस प्रश्न को कर सकते हो। नेक्स्ट, ए और बी एक साझेदारी में क्रम से 35,000 और 50,000 की पूंजी निवेश करते हैं। ए सक्रिय साझेदार होने के नाते प्रति माह 500 रुपये प्राप्त करता है। वर्ष के अंत में हुए लाभ को आपस में बराबर बांट लेते हैं, तो कुल लाभ कितना है? तो ये प्रश्न यहाँ से आपको बनेगा, यानी यहाँ से आपको इस प्रश्न को करना है। करना कैसे है? तो सबसे पहले तो हमें वही जो मैंने आपको बताया था कि तीनों सेम है, तीनों काट लेंगे। 5 सत्ते 35, 5 धाम 50, ये इनकी पूंजियों का निवेश है। अब एक आदमी को यानी ए को प्रति माह 500 रुपये मिल रहे हैं, तो 12 महीने में कितने मिलेंगे? 1 साल का टाइम दिया है इन्होंने, 12 महीने में मिलेंगे कुल 6,000 रुपये एक से अलग। तो यानी अब क्या किया है इसने? वर्ष के अंत में कुल लाभ को इन्होंने आपस में बराबर बांट दिया। जब बराबर बांट दिया, कुछ भी लाभ हुआ हो, जैसे 10,000 लाभ हुआ हो या 20,000 लाभ हुआ हो, इन्होंने इस अनुपात में नहीं बांटा है इन्होंने, यानी पूंजी के अनुपात में नहीं बांटा है, बराबर बांटा है।
6,000 तो अलग हो गए जो उसके पास चले गए, और जो लाभ हुआ है ना, जैसे 20,000 हुआ तो 10,000 इन्होंने बांट लिए, 20,000 हुआ, ऐसे ही कितना भी लाभ हुआ इन्होंने अंत में बराबर बांट दिए। तो इसके पास कितने जाएंगे, 6,000 फालतू जाएंगे बराबर से, यानी 3 बराबर फालतू जाएंगे। 3 का मान है 6,000, 1 का मान है 2,000। तो कुल लाभ कितना है, 7 और 10 17, 17 गुना 2,000, यानी 17 दूनी 34,000। तो ये लाभ हुआ जो इन दोनों के बीच में बटा है, 17,000 रुपये। और एक पे 6,000 फालतू आया है, तो 6,000 ये लिख लेना है। तो कुल लाभ जो है ना दोस्तों, वो 40,000 रुपये का लाभ है। इस तरह से आप इस प्रश्न को कुछ ही सेकंड में कर सकते हो। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि a बराबर 6, b बराबर 7, तो 29a जमा 29b अनुपात 29a जमा 29 प्लस b का मान क्या है। तो दोस्तों 29a 29b, 29 गुना 6 जमा 29 गुना 7, 29 जमा a जमा 29 जमा 7, 6 जमा 7, तो 29 छक्का होता है 174, 29 सत्ते होता है 203, और 29 छः होता है दोस्तों 35, 29 सात होता है 36। तो ये अब हम जोड़ेंगे, तो जोड़ का जो मान आएगा ना दोस्तों, 4 और 3 7, 7 ऐसे ही लिख देंगे, 7 और 0 7 ही होता है, और 1 और 2 3, 377/71 इस प्रश्न का आंसर है। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट, 22 प्रक्षणों का माध्य 10 है, 2 और प्रक्षणों को शामिल करने पर नया माध्य 11 हो जाता है। तो 2 नए प्रक्षणों का माध्य क्या है। तो हमें कैसे करना है, 22 का माध्य 22 गुना 10 बराबर 220। अब 2 और शामिल करने पर 24 हो गए, तो 24 का माध्य कितना हो जाता है 11, 11 चौक 44 का 4, 11 दूनी 22 और 4 26। तो 2 का माध्य पूछा है, तो इन दोनों को घटाएंगे, 264 में से 220, ये हमारा मान आ जाएगा 44। 2 का औसत पूछा है बटे 2, तो दोनों प्रक्षणों का जो माध्य है दोस्तों वो है 22। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कुछ ही समय में कर सकते हो। नेक्स्ट, यदि a बराबर 9, b बराबर 10, तो 25a जमा 25b, 25a जमा 25 प्लस b का मान ज्ञात करो। तो 25 गुना 9 जमा 25 गुना 10 बटे 25 जमा 9 कितना आएगा 34, जमा 25 जमा 10 बराबर 35। तो 25 नब्बे 225 जमा 25 हम 250 बटे 34 और 35, 35 दूनी 70 होता है, ये कम, तो 69। तो ये मान आ जाएगा दोस्तों 475/69 इस प्रश्न का आंसर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने मैथ के टॉप 40 प्रश्नों को पढ़ा, और मैं आशा करता हूँ प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 40 और महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, और आपको इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न आते थे वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।